नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महिला केंद्रित योजनाओं के बढ़ते चलन और उनकी सफलता के पीछे की वजहों को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के पीछे इन योजनाओं का एक बड़ा योगदान माना जा रहा है। यह प्रवृत्ति केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये योजनाएं वाकई कल्याणकारी हैं या ये केवल चुनावी फायदे के लिए बनाई जा रही लोकलुभावन नीतियां हैं। क्या सरकार महिलाओं को केवल वोट बैंक के तौर पर देख रही है और ऐसी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव और उनकी चुनौतियां क्या हैं। हाल के समय में कई राज्यों में और केंद्र स्तर पर भी चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को लाभार्थी बनाते हुए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी। कई राज्यों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जो विशेष रूप से महिलाओं या स्कूल जाने वाली बच्चियों को लाभार्थी बनाती हैं। आइए कुछ मुख्य योजनाओं पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। इस योजना को वहां की सरकार की भारी चुनावी सफलता के पीछे एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कर्नाटक की शक्ति योजना। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। झारखंड की माया सम्मान योजना। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। इन योजनाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारें महिलाओं और बच्चियों को लक्षित करते हुए नीतियां बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन राज्यों और कई अन्य राज्यों में महिलाओं या स्कूल जाने वाली बच्चियों को लक्षित करते हुए योजनाओं की घोषणा का चलन बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जब भी राज्यों में चुनाव होंगे, यह प्रवृत्ति और तेजी से अपनाई जाएगी। अब सवाल यह उठता है, इन योजनाओं के फायदे क्या हैं? राज्य सरकारें महिलाओं को लाभार्थी के रूप में क्यों टारगेट कर रही हैं? ऐसी योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों घोषित की जा रही हैं? पहले बिंदु ध्यान दें। 2011 की जनगणना और 2022 के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी में लगभग 48% से अधिक महिलाएं हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं के उत्थान, रोजगार प्रदान करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। लेकिन यह भी सच है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें इन योजनाओं को एक रणनीति के रूप में अपना रही हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, महिलाओं के उत्थान, समानता के उपायों और उन्हें कौशल व सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए और अधिक सुधारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मैंने अभी जो उदाहरण दिए हैं, उनमें कई राज्य सरकारें महिला लाभार्थियों को लक्षित कर उन्हें लाभ प्रदान कर रही हैं। ऐसे योजनाओं के फायदे और महत्व। पहला बिंदु, जैसा कि मैंने पहले कहा, देश की बड़ी आबादी महिलाओं की है। कुल जनसंख्या का लगभग 48% से अधिक महिलाएं हैं। ऐसे में यह सरकार का कर्तव्य या जिम्मेदारी बनती है कि इस आबादी की जरूरतों को पूरा करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। यह पहला कारण या पहला लाभ है। दूसरा बिंदु, इन योजनाओं में से कई योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के रूप में लागू की जा रही हैं। इसमें लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाया जाता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र राज्य की योजना में लाभार्थियों को पहचाना जाता है और कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद महिला लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1,500 रुपये की नकद सहायता दी जाती है। यह राशि काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि इससे जुड़े कुछ चिंताएं भी हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। वर्तमान समय में जहां कई घरेलू वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, महिलाओं को यह सहायता प्रदान करना आवश्यक है और राज्य सरकार यही है। कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना में भी डीबीटी मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को कुछ प्रकार की बसों में यात्रा के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ता। हालांकि यह सुविधा सभी बसों में नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित बसों में महिलाओं को यह लाभ दिया जा रहा है।
डीबीटी मॉडल का उपयोग करके लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाना इन योजनाओं को बहुत प्रभावी बनाता है। याद रखें, किसी अन्य प्रारूप में लाभ देने की बजाय यदि आप डीबीटी मॉडल का उपयोग करते हैं तो लक्षित लाभार्थियों को पहचाना जा सकता है और उन्हें सहायता मिल सकती है। जब राज्य सरकार 1,500 रुपये की नकद सहायता प्रदान करती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक परिवार के लिए बड़ी राहत होगी। यह दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लाभ या फायदा है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अर्थव्यवस्था में इक्विटी को बढ़ावा देगा। यह समानता कैसे बढ़ाएगा? पिछले हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी क्यों घट रही है, इसके पीछे क्या समस्याएं हैं। एक कारण हाउस होल्ड इनकम को माना जाता है और दूसरा कारण है कि उन महिलाओं के पास पर्याप्त कौशल नहीं है जो बाजार में काम करना चाहती हैं। तो इस प्रकार की पहल लागू करके सरकार महिलाओं को कौशल विकास प्रदान करेगी और कैश असिस्टेंस देगी, जो इस जनसंख्या को एम्पावर बनाएगी और उन्हें ऊपर उठाने में मदद करेगी। यह अर्थव्यवस्था में समानता को बढ़ावा देने का काम करेगा। चौथा बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि महिलाएं घरों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। वे अपने दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और नीति निर्धारण, निष्भय सरकार की योजनाओं और यहां तक कि वोटिंग से संबंधित निर्णयों में योगदान देती हैं। इस संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय प्रक्रिया में योगदान भी एक महत्वपूर्ण लाभ है जिसे सरकारें इन प्रकार की पहलों को लागू करके हासिल करना चाहती हैं। अब ऐसा कहते हुए इन योजनाओं से जुड़े मुद्दे या चिंताएं क्या हैं? पहला बिंदु, जब भी सरकार इस प्रकार की पहलों को लागू करेगी तो इससे उच्च सरकारी खर्च होगा। और हां, इससे पहले कि आप मुझे आलोचना करें कि मैं केवल उन सुधारों या योजनाओं पर चर्चा क्यों कर रहा हूं जो केवल महिलाओं के लिए है, तो सुनिए, किसी भी प्रकार की सरकारी योजना, चाहे वह किसी के लिए भी हो, उच्च खर्च की ओर ले जाती है। अगर आप बजट के बारे में पढ़ें तो आपको बजट में रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट्स नाम की अवधारणाओं का पता चलेगा। रेवेन्यू साइड में किए गए किसी भी खर्च से एसेट्स का निर्माण नहीं होता। तो समस्या यह है कि जब सरकार इतना पैसा खर्च करेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में चला जाएगा? सरकार इस पैसे का उपयोग संपत्तियों के निर्माण के लिए कर सकती थी। पुनः स्पष्ट करने के लिए यह आलोचना केवल इन योजनाओं की नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की कई अन्य योजनाओं की भी है। उच्च खर्च से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। अगर राजस्व घाटा बढ़ता है तो सरकार की बोरोइंग्स पर बहुत दबाव पड़ेगा, जिससे फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। यहां एक महत्वपूर्ण उदाहरण कर्नाटक राज्य सरकार की शक्ति पहल का है। जब कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे तो एक राजनीतिक पार्टी ने जनता के कल्याण के लिए कई मुफ्त सुविधाओं और पहलों की घोषणा की, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा आदि। लेकिन जब उन्होंने इन योजनाओं को लागू करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इन पर खर्च बहुत ज्यादा है और वे इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। एक समय ऐसा आया जब उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे ऐसी योजनाओं को वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ भारी विरोध हुआ। बाद में मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी कि फिलहाल किसी नीति में बदलाव का विचार नहीं है और वे इन योजनाओं को जारी रखेंगे। इसी तरह की स्थिति पंजाब और अन्य कई राज्यों में भी देखी गई, जहां जनता के कल्याण के नाम पर कई मुफ्त योजनाएं शुरू की गई थीं। चिंताएं। पहली चिंता, उच्च खर्च, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की समस्या। जब सरकारें इस तरह की योजनाओं पर अत्यधिक खर्च करती हैं तो राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ता है। दूसरी चिंता, चुनाव के समय पार्टियां जनता को लुभाने के लिए इन योजनाओं की राशि बढ़ाने की घोषणा करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत सरकार एक योजना के तहत 1,500 दे रही है तो विपक्षी पार्टी चुनाव जीतने के लिए इसे 2 गुना कर 3,000 करने की घोषणा कर सकती है। मौजूदा सरकार जो ये योजना चला रही है भी अधिक वोट पाने के लिए राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता में लाया गया तो वे यह राशि दोगुनी कर देंगे। सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि वे इसे 2,100 तक बढ़ा देंगे। इस तरह की घोषणाएं राज्य की वित्तीय स्थिति पर और अधिक दबाव डालती हैं। तीसरी चिंता, क्या लाभार्थियों को सही तरीके से चुना जा रहा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे लोग ही सब्सिडी पाएं जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है? उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना। क्या आपको नहीं लगता कि एक निश्चित आय सीमा से अधिक कमाने वाली महिलाओं को यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए? सभी परिवारों को मुफ्त बिजली देने के बजाय क्या यह सुविधा केवल जरूरतमंदों तक सीमित नहीं होनी चाहिए? अगर सही लक्ष्य समूह को ध्यान में नहीं रखा गया, तो यह सब्सिडी ऐसे लोगों तक भी पहुंच सकती है जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। चौथी चिंता, चुनाव नजदीक है। मान लीजिए 4 महीने बाकी हैं। राज्य सरकार एक योजना लेकर आएगी जो केवल एक विशेष वोटर समूह को लक्षित करेगी। अगर ये वोटर समूह महिलाएं हैं, तो उनके लिए कई मुफ्त सुविधाओं की घोषणा कर दी जाएगी। महिलाएं खुश होंगी और वोट देंगी। यह न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि किसानों, ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी आदि के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह सरकारें इन वोटर समूहों को लक्ष्य बनाकर उनके लिए मुफ्त योजनाएं लागू करती हैं। लेकिन दीर्घकालिक समाधान या प्रभावी सुधार प्रदान करने के बजाय यह सिर्फ चुनावी लाभ पाने के लिए किया जाता है। वोटिंग होगी, मतदाता इन योजनाओं से खुश होंगे और वर्तमान सरकार को फिर से चुन लेंगे, या कोई नई पार्टी सत्ता में आ जाएगी क्योंकि उसने अधिक मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह वास्तव में समस्याओं का हल है? क्या यह एक संरचनात्मक समाधान है? यह सिर्फ एक रणनीति है जो लोगों को एक विशेष दिशा में वोट देने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह कहीं ना कहीं शासन की विफलता नहीं है? यह एक और गंभीर मुद्दा है। और अंत में, अगर सरकार 1500 या 2100 प्रति माह देने का वादा करती है, तो क्या इसे महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आज ये योजना लागू होती है और हर महीने 2100 दिए जाते हैं, तो प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतें स्थिर नहीं रहती। एक उदाहरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 6000 दिए जाते हैं, जो 3 किश्तों में 2000 के रूप में मिलते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि इनपुट्स जैसे बीज, खाद, कीटनाशक आदि की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई हैं? इसका एडजस्टमेंट कहां है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, तो दूसरा उदाहरण लें, कर्नाटक सरकार की शक्ति पहल। इस योजना के तहत मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की गई। क्या आपको नहीं लगता कि बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयला, डीजल आदि की लागत समय के साथ बदलती रहती है? इन बदलावों का ख्याल कौन रखेगा? सरकार उपभोक्ताओं पर इस बोझ को नहीं डाल सकती, क्योंकि मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। नतीजतन सरकार पर वित्तीय बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चिंतन का विषय। अब यह एक बड़ा सवाल है, क्या ये योजनाएं वास्तव में जनता के लिए कल्याणकारी हैं, या फिर ये केवल लोकप्रियलिस्ट है जिनका इस्तेमाल सरकारें और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए करते हैं? क्या सरकार को इन योजनाओं को जारी रखना चाहिए, या फिर ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए जो केंद्र और राज्यों दोनों पर लागू हो और सरकारों को इस तरह की पॉपुलिस्ट नीतियां अपनाने से रोके? आपकी राय, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन योजनाओं को जारी रखना चाहिए, या इनके लिए कोई सख्त नियम बनाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।